हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है एंड वेलकम इन हजलास आईएएस। आज तारीख है 23 जनवरी 2026। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। आज जो फ्रंट पेज है उसमें कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज आई नहीं है, पर देख लेते हैं। पहले जो न्यूज है वो है मैती ट्राइब्स के रिगार्डिंग, मणिपुर के रिगार्डिंग न्यूज है। हमने इस पे एक हल्के हल्के से देख लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैती ट्राइब, मणिपुर में 3 ट्राइब है, नागा, मैती और कुकी ट्राइब। ठीक है, अब हुआ क्या है, जो मैती ट्राइब है, मैती ट्राइब जो अपन ने बात करी थी कि जो नागालैंड है वो एक कटोरे के जैसा है। जो मैती ट्राइब है वहां पे 10% एरिया में रहता है मैती ट्राइब, और उसकी जो पॉपुलेशन 54% पॉपुलेशन 10% एरिया में रहता है। तो एक लड़का था यहाँ का मैती ट्राइब का, वो नेपाल में काम करता था, पर वो नेपाल से छुट्टी लेके मतलब कुछ दिनों के लिए घर पे आया हुआ था। तब एक बोलेरो आई, उसने इसे मार दिया और वो वीडियो भी बन गई है उसकी, और वो वीडियो वायरल हो रही है। ये न्यूज है, ठीक है, जिसकी वजह से इस जगह पे अशांति है। अशांति पहले ही पता है आपको कि हमने बात करी हुई है कि मैती और कुकी ट्राइब के बीच में लड़ाई हुई है, और वहां पे 60,000 सिक्योरिटी पर्सनल, 60,000 पुलिस फोर्स वहां पे खड़ी हुई है, आर्मी। उसके बावजूद भी ये कंडीशन हो रही है। ठीक है, जो लास्ट न्यूज हमने पढ़ी थी कुकी ट्राइब के रिगार्डिंग, तो कुकी ट्राइब ये बोल रही थी कि हमें अलग से स्टेट दे दो, हमें अलग से एक यूटी बना के दे दो। ये कुकी ट्राइब ने बोला था, पर मैती ट्राइब ऐसा चाहती नहीं है। और लास्ट टाइम, हाँ, उस एटोल में हमने ये पढ़ा था कि जो कुकी ट्राइब है वो ये बोल रही है कि आपने इतने सारे सिक्योरिटी पर्सन रखे तो हुए हैं, पर उसके बाद भी 200 से लेकर 250 लोग हमारे यहाँ के मर चुके हैं। ये कुकी ट्राइब ने बोला था, और ये एग्जाम्पल यहाँ पे आ भी गया है। मतलब इतने सारे सिक्योरिटी फोर्स होने के बावजूद ये परेशानी आ रही है। दूसरा जो न्यूज है ये बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस, ये जो ट्रंप का दिमाग है, ये बोर्ड ऑफ पीस बनाने का, इसके बारे में हमने एक बार बात भी करी हुई है। बोर्ड ऑफ पीस में क्या है, एक मिनट, हाँ, ये बोर्ड ऑफ पीस, बोर्ड ऑफ पीस में क्या है, ये इसका ऑन क्यों हो गया। हाँ, बोर्ड ऑफ पीस क्या है, एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहते हैं, एक कुछ लोगों का ग्रुप बनाना चाहते हैं, ये कुछ देशों का ग्रुप बनाना चाहते हैं, जो क्या करेगा, देखेगा गाजा को कि गाजा फिर से रीडेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो है बोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, पीस कहां पे लाना चाहते हैं ये लोग, गाजा में पीस लाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बोर्ड है। अच्छा, बोर्ड ऑफ पीस में 19 देश आ गए। 19 नेशन मतलब ये है कि 19 देशों ने इसको एग्री कर लिया है कि हम बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बनेंगे। ठीक है, 19 देशों ने। क्या इंडिया ने करा है? इंडिया ने नहीं करा। ठीक है, अभी तक नहीं करा। क्या रशिया ने करा है? नहीं करा है, क्योंकि ये ट्रंप साहब का एग्रीमेंट है कि भाई इसे ज्वाइन करो तो आप क्या कर पाओगे, गाजा को डेवलप करने में हेल्प कर पाओगे। बोर्ड ऑफ पीस का जो मेन काम है वो है मैनेजमेंट का। बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगी, मैनेज करेगी पैसे को जो गाजा में लगने वाले हैं सही तरीके से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये देखना। ठीक है, इसमें आपको अगर इसका मेंबर बनना है तो आपको यहाँ मेंबर बनने के लिए $1 बिलियन देने पड़ेंगे, तब जाके आप यहाँ के मेंबर बन पाओगे। ये कारण नहीं है जिस वजह से इंडिया इसका मेंबर नहीं है। असली कारण ये है कि जो इंडिया है, इंडिया पार्ट नहीं बनना चाहता। देखो, यहां पे जो शांति है, यहां पे शांति फूल बिखरा के शांति नहीं हुई है, यहां पे शांति बंदूक के दम पे शांति हुई है। एक इंटरनेशनल स्पेशल फोर्स बना के रखी हुई है ट्रंप साहब ने, और अगर आप इसके मेंबर बनोगे तो आपको उसमें अपने सैनिक देने पड़ेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फोर्स पे। अब वो क्या करती है, वो फोर्स क्या करती है, जहां पर भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही वर्ल्ड पे, वहां पे वो फोर्स जाती है। अब अगर आप इसके मेंबर बनोगे तो आपको इंडियन आर्मी भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। ऐसा इंडिया नहीं चाहता है, ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से इंडिया इसका मेंबर पार्ट नहीं है। ये वाली बात याद रखिएगा, ठीक है। ओके ओके, पर इंडिया यूनाइटेड नेशन में अपनी फोर्स भेजता है, जो ब्लू हेलमेट फोर्स है ना, उसमें भेजता है, पर यहां नहीं भेजता। ठीक है, यहां उसने मना करके रखा है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं स्टेबिलिटी के नाम पे। अगेन थर्ड न्यूज, ये भी देखी हुई है हमारी न्यूज, मगर ये स्टेट अलग है। इससे पहले हमारे पास न्यूज थी केरल की। केरल में जो गवर्नर साहब थे, नया सेशन शुरू हो रहा है, न्यू ईयर था, न्यू ईयर आ गया है, न्यू ईयर में फिर से पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेचर है वहां का सेशन शुरू हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आर्टिकल 176 के अकॉर्डिंग
कि भाई पहला जो सेशन है उसमें जो गवर्नर साहब है वो स्पीच देंगे, और वो स्पीच कौन लिखेगा? वो स्पीच वहां की जो गवर्नमेंट है वो लिख के देगी, और प्रेसिडेंट साहब शब्दशः पढ़ेंगे एट द एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट। उस हिसाब से गवर्नर साहब को काम करना है, पर गवर्नर साहब ऐसा कर नहीं रहे। आर्टिकल 176 में लिखा हुआ है कि गवर्नर साहब को वही करना है जो गवर्नमेंट बोले। आर्टिकल 75 में भी यही लिखा हुआ है, पर उसके बाद भी गवर्नर साहब ऐसा कर नहीं रहे, तो ये परेशानी है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या गवर्नर साहब ने ऐसी क्या बात नहीं मानी कि इतना बड़ी न्यूज आ गई? गवर्नर साहब को बोला कि ये पढ़ दो, ये स्पीच लिखी है, ये पढ़ दो आप। गवर्नर साहब ने वो 23-24 पेज की स्पीच थी, उसे 3 सेकंड में खत्म करके चले गए गवर्नर साहब। 3 सेकंड में पहली लाइन पढ़ी, आखिरी लाइन पढ़ी, खत्म। ये करा गवर्नर साहब ने, जिसकी वजह से वहां के जो कर्नाटक के जो सीएम है, जो गवर्नमेंट है, वो बोल रही है कि ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसने जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर दिया इसके रिगार्डिंग। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अच्छा, हाँ, गवर्नर साहब ने पढ़ा क्यों नहीं? गवर्नर साहब का पक्ष क्या बोलता है? गवर्नर साहब ही बोलते हैं मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इसमें जो भी लिखा है, स्पीच जो भी लिखा है वो झूठ लिखा है। गवर्नर साहब बोलते हैं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बुराई लिखी हुई है, और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे दिए हैं, अराउंड 1.25 लाख करोड़ दिए हैं ग्रांट में, बजट में शेयर करा इन लोग के साथ। ये लोग फिर भी बुराई कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने मनरेगा में इतना काम करा है तो भी ये लोग बुराई कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं। तो ये सब बजट में लिखा है और ये सब मैं पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए गवर्नर साहब ने मना कर दिया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी, आर्टिकल 175, 176 आर्टिकल, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। ठीक है, ये वाली बात याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद फिर वहां की गवर्नमेंट ने बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और केस कर दे सुप्रीम कोर्ट में। अब जो न्यूज है एडिटोरियल है वो इंपॉर्टेंट है। ये एडिटोरियल ब्रिक्स इंडिया के रिगार्डिंग है। ब्रिक्स जो राइटर है उन्होंने ये बोला कि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है हमारे यहाँ पे, हम लीड करने वाले हैं ब्रिक्स को, और इंडिया में होने वाली है अगले एक महीने के अंदर हो जाएगी। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि इसमें कौन सा मुद्दा उठाया जाए, राइटर इसके बारे में सजेस्ट कर रहे हैं। राइटर ने बोला हमें एनवायरनमेंट का मुद्दा उठाना चाहिए। ठीक है, राइटर ने ये बोला। अब एनवायरनमेंट का मुद्दा इसलिए उठाना चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट इंडिया की प्रायोरिटी है, ब्रिक्स कंट्रीज जो भी ब्रिक्स के जो मेंबर्स है उनकी प्रायोरिटी है, और ग्लोबल कंसर्न भी है, इसलिए उठाना चाहिए। ये बोला उसने, राइटर ने बोला। राइटर ने बोला कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, जो ब्रिक्स नेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। एक मिनट बता दूं मैं आपको एक बार, राइटर का जो ये 50% ऑफ वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, 50% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स नेशन है। 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कौन है? ब्रिक्स नेशन है। 26% ऑफ ग्लोबल ट्रेड कौन है? ब्रिक्स नेशन है। राइटर ने बोला हम लोग इतने स्ट्रांग हो गए, ब्रिक्स नेशन इतने स्ट्रांग हो गए, इसलिए हमें एनवायरनमेंट का मुद्दा उठाना चाहिए, और एनवायरनमेंट का मुद्दा इसलिए उठाना चाहिए ताकि हम लीड कर पाए ग्लोबल लेवल पे, ताकि ब्रिक्स लीड कर पाए ग्लोबल लेवल पे। अब ये दिमाग राइटर के पास ये वाला आइडिया आया कैसे कि एनवायरनमेंट करते हैं? ये वाला दिमाग इसलिए आया, राइटर ने बोला यूएस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यूरोपियन यूनियन, दो जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर्स है, ईस्ट और वेस्ट, दोनों परेशान है। यूएस परेशान है, यूएस साथ में दे रहा है यूरोप का, इसलिए यूरोप परेशान है, यूरोप का ट्रेड बेकार चल रहा है, रशिया परेशान कर रहा है, चाइना का एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए यूरोप परेशान है। ठीक है, अब ये दोनों बड़ी पावर वीक है, तो सबसे बड़ी पावर अब कौन उठ के आ गई है? ब्रिक्स। ठीक है, ये होगा पहला कारण, क्योंकि ब्रिक्स को अगर बहुत बड़े लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे, और ऐसा कोई काम करना है जिससे पूरी दुनिया उसे दिखे, तो ये एक मौका है, ये बोला राइटर ने। दूसरा राइटर ने ये बोला कि ब्रिक्स जनरली फेमस है इस चीज के लिए कि वो एंटी यूएस है या फिर एंटी वेस्ट है, इसलिए फेमस है। अगर हम इस ब्रिक्स में ये मुद्दा उठाएं कि एनवायरनमेंट को स्ट्रांग करेंगे,
तो अगेन वो जो बात है एंटी वेस्ट वाली बात वो दब जाएगी, डी डॉलराइजेशन की वाली जो बात है वो दब जाएगी, और जो ट्रम्प टैरिफ लगाते हैं वो वाली दब जाएगी। इसलिए एनवायरमेंट का मुद्दा उठाना चाहिए। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण सुनो आप, तीसरा कारण ये है कि कॉप 29 और कॉप 30 में जो ब्रिक्स ने करके दिखाया है उसकी वजह से राइटर और इंस्पायर है। कॉप 30 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 30 अभी ब्राजील में हुई थी उसके रिगार्डिंग, और हमारे जो राइटर साहब हैं वो खुश हैं। राइटर ये कहते हैं कि कॉप 30 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 है उसमें जो ब्रिक्स नेशन ने करके दिखाया है वो बहुत इंस्पायरिंग है, और उसको देखते हुए हमें अभी भी एनवायरनमेंट का काम करना चाहिए। कॉप 30 में हुआ क्या, ये वाली बात पता होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो 30th कॉन्फ्रेंस थी उसमें सारे ब्रिक्स नेशन ने क्या करा, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करा। देखो आजकल क्या हो रहा है, कुछ देश क्या, पूरा यूरोपियन यूनियन उसमें एक कानून बनाना चाह रहा था। यूरोपियन यूनियन एक कानून बनाना चाह रहा था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 में, यूनाइटेड नेशन से एग्री करवाना चाह रहा था यूरोपियन यूनियन। वो बोलना ये चाह रहा था कि कार्बन टैक्स, यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स लगाना चाह रहा था पूरे वर्ल्ड लेवल पे। वो ये बोल रहा था कि कोई भी गुड्स अगर ट्रेड हो जिसको बनाने में कार्बन एमिशन ज्यादा हुआ हो, अगर वो यूरोप में आ रहा है तो हम उस पर क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। ये यूरोपियन यूनियन ने वहां बोला था, पर ब्रिक्स नेशन ने उसका पूरी तरीके से अपोज करा। ब्रिक्स नेशन ने यह बोला कि अगर आप ये चाहते हो कि हम पॉवर्टी को रिड्यूस करें, तो हमें इस तरीके से प्रोडक्शन अभी करना पड़ेगा। ये ब्रिक्स नेशन ने बोला। ब्रिक्स इंश्योर्स दैट ग्रीन रूल्स डिड नॉट बिकम ग्रोथ स्टॉपर्स। ब्रिक्स कंट्रीज ने ये इंश्योर करा, जैसे अगर कल मीटिंग होने वाली कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टी 30 की, तो ब्रिक्स नेशन एक दिन पहले आपस में मिले और उन्होंने डिसाइड करा कि ये जो पूरा वर्ल्ड ग्रीन रूल्स बना रहा है, ग्रीन रूल्स मतलब एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए जो रूल्स बना रहा है वो अच्छी बात है, वो बना है, पर ये ग्रोथ स्टॉपर्स नहीं होने चाहिए। ये वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो हमारी ग्रोथ को हिंडर करे। ये वाली बात इंश्योर करी ब्रिक्स नेशन ने। अब इस बात को इंश्योर कैसे करा है, कुछ पॉइंट दिए हैं उन्होंने। पहला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया वो है कि स्टेबलाइज फोर्स। ये वाला पहला पॉइंट है, ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ग्रीन प्रोटेक्शन। हाँ देखो ये ला पहला पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस करा, ग्रीन प्रोटेक्शन, फाइटिंग ट्रेड बैरियर। यूनाइटेड नेशन, ये यूएस ये चाह रहा था कि यूनाइटेड नेशन इसे एक्सेप्ट करे। उसका जो कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा रहा है यूएस, जो कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा रहा है यूरोपियन यूनियन, उसको यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट करे, वो ये चाह रहा था। पर पूरे ब्रिक्स नेशन ने आपस में मिलकर इतना अपोज करा कि उसे वर्ल्ड लेवल पे यूनाइटेड नेशन में एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, एक काम ये करा था हम लोगों ने। दूसरा ये करा कि पूरा यूनाइटेड नेशन ये बोलता है, यूनाइटेड नेशन अभी तक जब भी कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टी की मीटिंग हो रही है तब हर बार मिटिगेशन की बात होती है, पर इस बार ब्रिक्स नेशन ने जोर लगा के ये बोला कि अडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस में भी पैसे खर्च होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग बात होनी चाहिए। तो ब्रिक्स नेशन की हेल्प से 120 बिलियन डॉलर का मतलब अनाउंस करा है वहां पे ब्रिक्स नेशन ने, कि डिमांड करी है ब्रिक्स नेशन ने वहां पे कि 120 बिलियन डॉलर का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए बाय 2035 तक। जितनी भी डेवलप्ड नेशन है उनको अडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस में खर्चा करना चाहिए अराउंड 120 बिलियन डॉलर 2035 मतलब 2035 से पहले। ये दूसरी बात बोली ब्रिक्स नेशन ने। इसके बाद एक और बात थी कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 थी उसमें जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने ये बोला था कि 300 बिलियन रुपीस हम एक्सपेंडिचर करेंगे एनवायरमेंट डेवलपमेंट में। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में हम एक्सपेंडिचर करेंगे 300 बिलियन डॉलर रुपीस 2035 से पहले। ये याद रखिएगा। पहली चीज हमने क्या देखी, पहली चीज हमने ये देखी कि अडॉप्टेशन
एंड मिटिगेशन में 120 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट के लिए बोला। भैया आप इन्वेस्टमेंट करो अडॉप्शन मिटिगेशन में। ये किसने बोला? ये बोला हम लोगों ने। किसने बोला? जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो ब्रिक्स नेशन है, जो ग्लोबल साउथ को सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने बोला। ठीक है। दूसरी बात क्या बोली कि आप लोग क्या करो, जो बैरियर्स हैं उसे रिड्यूस करो। ये भी बात हम लोगों ने बोली। ठीक है। बैरियर जो आप टैरिफ बैरियर, सॉरी नॉन टैरिफ बैरियर जो लगा रहे हो वो मत लगाओ, ये वाली बात बोली हमने। तीसरी बात ये बोली कि आपने जो डिसाइड करा है कॉर्पोरेशन ऑफ 30 में 300 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने का डेवलपिंग नेशन में, डेवलप्ड नेशन ने जो बोला है डेवलपिंग नेशन में लगाने का, उसको बढ़ा के 1.3 ट्रिलियन करो। ये कब बोला अपन ने? कॉर्पोरेशन ऑफ, ये 29 ने बोला और ये बोला 30 में, ये करो। ठीक है। 1.3 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करो, ये बोला एक तो ब्रिक्स नेशन ने। उसके बाद क्या बोला ब्रिक्स नेशन ने? उसके बाद आखिरी चीज ये बोली कि एडवांस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फेवरेट फॉरएवर फैसिलिटी। इस फैसिलिटी पे भी इन्वेस्टमेंट करो। किस फैसिलिटी पे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी पे। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी क्या है? अगर आप ये चाहते हो कि ब्राजील में अमेज़न जिंदा रहे, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ब्राजील में, तब जाके आपको पैसे मिलेंगे। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट माने सिर्फ ब्राजील के फॉरेस्ट की बात नहीं हो रही है। यहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ब्राजील का अमेज़न और यहां पे हिमालयन के फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है। वो ये बोल रहे हैं, मतलब डेवलपिंग नेशन, ये जो ब्रिक्स नेशन है, उन्होंने ये बोला कि अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को फॉरएवर रहना चाहते हो तो आपको हमें फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और कितनी फैसिलिटी का बोला है? 125 बिलियन फंड का इनिशिएटिव करना पड़ेगा, ये ब्रिक्स नेशन ने बोला है। तो जो राइटर है जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है, इसमें जो आज का जो एडिटोरियल है, वो इंस्पायर है कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टी 30 से, कि उसको देखते हुए हमें फिर से क्या करना चाहिए? इंश्योर करना चाहिए, एनवायरनमेंट को ही लेके आगे बढ़ना चाहिए। इससे ब्रिक्स G10 G5 ऐसा जो लेवल है, जो प्लेटफॉर्म है, वैसा बन पाएगा, एक ग्लोबल लेवल पे काम कर पाएंगे। ये सारी बात बोली। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि ब्रिक्स नेशन बहुत पावरफुल है। 40% ऑफ जीडीपी, 26% ऑफ ट्रेड, 50% ऑफ पॉपुलेशन, ये वाली बात याद रखिएगा। ठीक है। और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 में जो उसने करा है वो याद रखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अगली जो न्यूज हिमालय से है, अगेन हिमालय के रिगार्डिंग है। अ डेंजरस मार्च टुवर्ड अ हिमालय। राइटर इसमें हिमालय के बारे में बात कर रही हैं। राइटर ये बोल रही हैं, चार धाम रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, चार धाम जो प्रोजेक्ट आप चला रहे हो, वहां पे हमारे हिंदू कल्चर के लिए 4 प्रोमिनेंट टेम्पल्स जो हिमालय एरिया में है, हिमालय एरिया में है, उत्तराखंड एरिया में है, वहां पे आपने जो ये प्रोजेक्ट चालू करा है, चार धाम प्रोजेक्ट, इसकी वजह से बहुत सारी परेशानी आ रही है। इसकी वजह से परेशानी ये आ रही है कि आप लोग काट रहे हो वहां पेड़। आपने ये चार धाम प्रोजेक्ट चलाने के लिए वहां पे 7000 देवदार ट्रीज काटने की बात करी है, जिसकी वजह से वहां पे 800 न्यू लैंडस्लाइड जोन बन गया है। वहां वो क्या बन गया है? 800 न्यू लैंडस्लाइड जोन बन गया है, जिसकी वजह से फ्यूचर में परेशानी आएगी। राइटर ने ये बोला है, कंक्लूजन देखो अब, तब जाके आपको मालूम चलेगा। राइटर ने बोला है, द ऑथर बिलीव्स दैट डेवलपमेंट विच डिस्ट्रॉय द नेचुरल प्रोटेक्टर्स एंड इग्नोर्स माउंटेन साइंस इज नॉट पॉसिबल। वो डेवलपमेंट जो डिस्ट्रॉय करे नेचुरल प्रोटेक्टर्स को एंड इग्नोर माउंटेन साइंस को, वो प्रोग्रेस नहीं है, ये राइटर ने बोला। बहुत बार हर साल एक ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा जो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट के ऊपर डिबेट छिड़ेगा। हर साल डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की डिबेट छिड़ेगी। उस डिबेट में जो कंक्लूजन है ये आप डाल सकते हो। ये बहुत, कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ हो जाता है कभी कभी, जब चीजें ऐसी केस स्टडी आ जाए जब परेशान हो जाए कि भाई आंसर क्या लिखे, कंक्लूजन क्या लिखे, सही क्या है गलत क्या है, तो उस टाइम पे ये वाले कंक्लूजन काम आते हैं।
ठीक है, राइटर ने बोला कि आप डेवलपमेंट सोच रहे हो कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो, पर ये जो माउंटेन साइंस है उसके अगेंस्ट है, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये डिस्ट्रॉय कर रहे हो आप, ये प्रोग्रेस नहीं है, ये राइटर ने बोला। अब राइटर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तो मैंने बता दिया कि आपको 800 लैंडस्लाइड जोन बन गई है। अब लैंडस्लाइड आए दिन यहां पर लैंडस्लाइड हो रही है। यहां पर जो सड़क चारधाम प्रोजेक्ट जो ऑल वेदर सड़क, गवर्नमेंट बोल रही है कि ऑल वेदर रोड बना रहे हैं हम यहां पे, पर यहां के जो लोग बोल रहे हैं कि ऑल पैदल रोड बना रहे हो आप, ऑल वेदर रोड नहीं बना रहे हो, ऑल पैदल रोड। क्योंकि यहां पे इतनी लैंडस्लाइड हो रही है। यहां पे राइटर ये बोल रहे हैं कि आपने पहाड़, वहां पे जो सड़क बनाई है, सड़क बनाने के लिए आपने पहाड़ों को वर्टिकली काटा हुआ है। यूपीएससी मेंस में 2 बार लैंडस्लाइड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार। ठीक है, कंटिन्यूअसली लैंडस्लाइड हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर सड़क नहीं चल रही और लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि पैदल रोड। आप ऑल वेदर रोड नहीं बना रहे हो, आप ऑल पैदल रोड बना रहे हो, ये बोला है राइटर ने। राइटर बोलते हैं ये जो ट्री है, जो देवदार ट्री आप काट रहे हो, ये नेचुरल एंकर है, होल्ड द सॉइल टुगेदर, सॉइल को इकट्ठा रखते हैं, प्रिवेंटिंग लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड रोकते हैं, एवलांच बैरियर, अगर वहां पे स्नो का बहुत सारी एवलांच, समझते हो आप, बहुत सारी स्नो आ रही है, उसको रोकते हैं ये लोग। तीसरा है वाटर प्यूरिफायर, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया गंगा रिवर का। गंगा रिवर वहीं से आती है, और गंगा रिवर इतनी अच्छी क्यों है, इतनी पावन क्यों है, और वो उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज क्यों है? कई रिसर्च में ऐसे आया है कि उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं जो हेल्प करते हैं पानी को साफ करने में, और ट्रीटमेंट करने में भी हेल्प करते हैं, वो बैक्टीरियाज हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये ट्रीज है सर, और हम उसे ही काट रहे जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, ये राइटर ने बोला। और फिर राइटर ने बोला कि सब आप लोग ऐसा बोलते हो कि आप ट्रांसलोकेट कर दोगे, ट्रांसलोकेट कर दोगे, यहां का जो इकोसिस्टम जो बना हुआ है इतने साल से, क्या आप वो ट्रांसलोकेट कर दोगे? क्या जो 100 साल से जो पेड़ लगे हुए हैं उसे क्या आप ट्रांसलोकेट कर दोगे? बहुत मुश्किल है। पर इस बात को मैं यहां पर थोड़ा काटूंगा, ट्रांसलोकेशन वाली बात और राइटर ने बोला इकोसिस्टम वाली बात। अभी कल की न्यूज हम देख रहे थे कि अर्बन एरिया में फॉरेस्टेशन करा गया, और अर्बन एरिया में जो फॉरेस्ट लगाया उस वहां पर एक नई टाइप की स्पीसीज देखी थी कल हमने। तो इसका मतलब यह है कि हम हल्के में नहीं ले सकते, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर आप कहीं और ट्रांसलोकेशन कर रहे हो तो एनवायरमेंट वहां बन नहीं पाएगा, बनेगा एनवायरमेंट। वो बात अलग है कि वहां की जो फ्लाइज थी, वहां पर जो मधुमक्खी बन रही थी नई टाइप की, वो मधुमक्खी ज़ॉम्बी टाइप की मधुमक्खी थी, वो लार्वा को ही खा लेती थी। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली बात बोली उन्होंने। और एक डेटा लिखा है वो यहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड एरिया इज वार्मिंग फास्ट 50% फास्टर देन ग्लोबल एवरेज। जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वो 50% मोर फास्ट हो रहा है कंपेयर टू पहले, ठीक है, ग्लोबल एवरेज से। एक और न्यूज है, मलेरिया के रिगार्डिंग न्यूज है। मलेरिया के रिगार्डिंग न्यूज ये है कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2025 आई है, उसने ये बोला है कि जो वर्ल्ड का गोल है कि 2030 तक हम पूरा वर्ल्ड से मलेरिया को खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, वो गोल फुलफिल नहीं हो पाएगा, ये रिपोर्ट ने बोला है। ठीक है, वो गोल फुलफिल क्यों नहीं हो पाएगा? वो गोल इसलिए फुलफिल नहीं हो पाएगा, उसके कारण दिए। पहला कारण जो दिया है, पहला कारण बोला है कि इन्वेस्टमेंट, जो मलेरिया को एलिमिनेट करने के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट अब कम हो गया है। ठीक है, फंडिंग गैप आ गई है। In 2024 only 42% of global funding needs were met। सिर्फ अगर 100% फंडिंग चाहिए थी, सिर्फ 42%, 42% ही फंडिंग मिली है। ये पहली परेशानी है। दूसरी परेशानी ये है कि मलेरिया पे एक पैरासिटिक बीमारी है, उस पैरासाइट को मारने के लिए जो दवाई आती है, उस दवाई का नाम ये है आर्टिमिसिनिन। ये दवाई अब क्या हो गया, ड्रग रेजिस्टेंट हो गया, मतलब ये दवाई अब असर करना बंद कर गई है। ये दूसरी परेशानी है। ठीक है, पर दूसरी परेशानी का सॉल्यूशन आ गया है। दूसरी परेशानी का सॉल्यूशन ये है कि एक और दवाई है R21 RTS, ये दवाई है,
ये दवाइयां अब काम कर रही हैं। किसके लिए काम कर रही है? मलेरिया पैरासाइट काम करने के लिए। ठीक है, अगर ड्रग रेजिस्टेंस हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन दवाएं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या इंडिया में भी ड्रग रेजिस्टेंस हो रहा है? नहीं, इंडिया में भी तक ड्रग रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज में वो जो आर्टिनिन दवाई है उसका ड्रग रेजिस्टेंस हो रहा था। ठीक है, ये वाली बात कर ली इसमें अपन ने। अब ठीक है, हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। क्या मलेरिया के नंबर, मलेरिया केसेस के नंबर रिड्यूस हो रहे हैं? बिल्कुल रिड्यूस हो रहे हैं। 2023 में 9.6 मिलियन केसेस थे, अभी कितने केसेस हैं? 8.9 मिलियन है 2024 में। ठीक है, तो मतलब मलेरिया केसेस रिड्यूस हो रहे हैं। बहुत सारे नेशन, इवन पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और श्रीलंका जैसे देशों ने बोल दिया है कि मलेरिया हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो गया है। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज है। पर परेशानी अभी भी क्या है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, और दूसरी परेशानी ये है कि जो ड्रग रेजिस्टेंस हो रहा है। हमारे देश में किन किन एरिया में मलेरिया ज्यादा हो रहा है? क्या पूरे देश में इवनली मलेरिया हो रहा है? नहीं, हमारे देश के 5 स्टेट जो बीमारू स्टेट्स हैं प्लस नॉर्थ ईस्ट, वहां पे 80% मलेरिया केसेस हैं। ठीक है, हर पूरे देश में मलेरिया केसेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको इंप्रूव कैसे करा जाए? मतलब मलेरिया का जो गोल है हमारा कि 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट करना है, उसको गोल को फुलफिल कैसे करा जाए? पहला है कि भाई सर्विलेंस इंप्रूव करो। जब तक आप डिटेक्ट नहीं करोगे कहां पर मलेरिया केसेस बढ़ रहे हैं तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सर्विलेंस करो। दूसरा है फोकस करो हाई बर्डन हॉटस्पॉट, वो एरिया वाला करो जहां पे मलेरिया केसेस ज्यादा हो रहे हैं, फिर उसे क्या करो? फोकस करना शुरू करो। तीसरा क्या है? वैक्सीन इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है, पहले क्या करो? सर्विलेंस करो, देखो कहां कहां पर मलेरिया हो रहा है। दूसरा ये देखो कि जहां जहां मलेरिया हो रहा है, मतलब कहां पर ज्यादा मलेरिया हो रहा है, वो हॉटस्पॉट पता करो, और फिर वैक्सीन वहां पर लगा दो तो इलाज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा मलेरिया वाला हो गया। तीसरा जो कल का एडिटोरियल था, हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं करा है। क्रिमिनल जुवेनाइल जस्टिस के रिगार्डिंग केस है ये एडिटोरियल आया कि उसका कारण यह है कि पार्लियामेंट में किसी ने प्राइवेट मेंबर बिल डाला है। 2025 में किसी ने प्राइवेट मेंबर बिल डाला है। ठीक है, वो अभी तक होगा पार्लियामेंट में, आगे बात होगी उसके रिगार्डिंग। उस बिल में ये लिखा है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट करने की बात बोली है उस प्राइवेट मेंबर बिल में। अब एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है क्या, उसको जब हम समझेंगे तब हमें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें ये बोला है, कि भाई अगर कोई बच्चा है, मतलब एडल्ट 18 से प्लस होता है ना, 18 से नीचे टीन्स होते हैं। अगर किसी बच्चे ने, टीन्स ने, 18, जो इसकी एज 16 से 18 साल की है, और उसने कुछ हीनियस क्राइम कर लिया है, जिसकी एज 16 से लेकर 18 की एज में है, और उसने कुछ हीनियस क्राइम करा है, अब 2 ऑप्शन होते हैं, उसको सजा मिलेगी, बिल्कुल सजा मिलेगी। अब सजा कैसे मिले? जो सजा बच्चों को मिलती है, जो सजा चिल्ड्रंस को मिलती है, वो वाली सजा चिल्ड्रंस की, उसको बच्चा मान के सजा दी जाए कि उसको एडल्ट मान के सजा दी जाए? मतलब एडल्ट को जो सजा मिलती है, वो क्राइम करने पे एडल्ट को जो सजा मिलती है वो वाली सजा दी जाए, कि उसको बच्चा मान के सजा दी जाए? कौन सजा दी जाए? ये 2 ऑप्शन ये केस देता है, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बताता है। ठीक है, अब इसका फैसला कैसे होता है कि कौन सजा दी जाए? अडल्ट, उसको अडल्ट माना जाए कि बच्चा मान के उसके हिनियस क्राइम सजा दी जाए? ये पता कैसे चलता है? एक बोर्ड है, वो असेस करता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चेक करता है कि बच्चे की जो मेंटेलिटी है वो कैसी है, अडल्ट वाली मेंटेलिटी है, चाइल्ड वाली मेंटेलिटी है, कैसी वाली मेंटेलिटी है, वो बोर्ड असेस करता है। उसके बाद फिर उसे सजा दी जाती है। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है। अब अमेंडमेंट क्या करना चाहता है वो इंसान? वो इंसान ये अमेंडमेंट करना चाहता है, जो प्राइवेट मेंबर बिल आया है वो ये बोल रहा है कि इसको जो 16 साल की जो एज लिखी है ना, इसको कम करके 14 ईयर कर दो। ये बात वो बोल रहा है, राइटर बोल रहा है, वो जो बिल है वो ये बोल रहा है। ठीक है, अब राइटर ने जो एडिटोरियल लिखा है, इस बात के काउंटर आर्गुमेंट में एडिटोरियल लिखा है। समझ में आ गया बात? तो मैंने आपको बता दिया कि रीजन क्या है, मैंने आपको बता दिया कि राइटर क्या लिख रहे हैं। अब राइटर के जो पॉइंट है वो बताता हूं मैं आपको। राइटर क्या क्या पॉइंट है? राइटर ये कह रहे हैं कि सर, एनसीआरबी का जो डेटा है, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको मिटा रहा हूं, फिर ये लिखे जा रहा है,
एनसीआरबी का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो बहुत सारे जो केस हो रहे हैं, जो केसेस आ रहे हैं, उसमें बहुत कम बच्चे हैं जो 14 साल से कम के हैं, और जो क्रिमिनल, जो जिनके ऊपर केस आ रहे हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, मैक्सिमम जिनके केस आ रहे हैं और जो क्राइम कर रहे हैं वो 16 से लेके 18 साल की उम्र के हैं। इसलिए कोई भी कानून करना या फिर जुवेनाइल जस्टिस में चेंज करना, उससे कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं। ये किसने बोला? राइटर ने। कहां बोला वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये बिल में लिखा हुआ है, 16 से 14 कर देंगे। राइटर ने बोला नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग 0.5% ही केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं 14 साल और 14 साल से कम एज वाले बच्चों के, और 16 साल और 18 साल से जो बच्चे हैं 80%, 79% ऑफ चिल्ड्रन इज ट्रबल एरिया इन द 16 to 18 एज ग्रुप। मतलब 16 से लेके 18 जो एज ग्रुप है, वो एज ग्रुप के बच्चों के केस ना रजिस्टर्ड हो रहे हैं कंपेयर टू ये 14 वाले। तो अगर आप एक कानून बना दोगे तो भी ज्यादा बड़ा कोई ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा ये चीज। ठीक है, ये बोली राइटर ने पहली बात। दूसरे राइटर ने बोली कि ये पता करना 14 साल के बच्चे ने कोई हिनियस क्राइम करा है, और आप फिर ये पता कर रहे हो कि वो बच्चे की जो मेंटेलिटी है वो अडल्ट वाली है कि चिल्ड्रन वाली मेंटेलिटी है, इसको पता करने का कोई भी टूल नहीं है, ये राइटर ने बोला है। ठीक है, उसको पता करने का कोई भी टूल नहीं है। नो टूल, देयर आर नो मेडिकल और साइकोलॉजिकल टूल। ठीक है, ये बात राइटर ने बोली है। और राइटर ने बोली है कि सब्जेक्टिविटी वाली बात है, जो असेसमेंट बोर्ड है वो उसकी सब्जेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अब इससे क्या होगा, एक क्राइम करा है, मतलब सेम क्राइम करा है दो लोगों ने, एक क्राइम, यही क्राइम हिनियस क्राइम ए ने करा है, यही हिनियस क्राइम बी ने करा है, पर उस बोर्ड ने बोला है कि इसकी मेंटेलिटी बच्चों वाली है और इसकी मेंटेलिटी अडल्ट वाली है, खराब मेंटेलिटी वाली है, इसकी खराब मेंटेलिटी है, तो इसको अडल्ट वाला क्राइम दो। तो ये इनइक्वालिटी के अंदर आ रहा है, ये राइटर ने बोला है। ठीक है, और तीसरी बात जो राइटर ने बोला है कि सर ये जो बच्चे क्राइम कर रहे हैं, जो क्रिमिनलिटी बढ़ रही है, ये क्रिमिनलिटी वल्नरेबिलिटी की वजह से बढ़ रही है। बच्चे कमजोर है, वल्नरेबल टू क्राइम है। बच्चे आर वल्नरेबल टू क्राइम, दे आर पुअर, दे डोंट हैव जॉब्स, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग क्राइम। ये तीसरा पॉइंट राइटर ने बोला है। अगर आपको सुधार करना है तो आप बच्चों की वल्नरेबिलिटी कम करो, आप पॉवर्टी कम करो, आप एजुकेशन बढ़ाओ, ये काम करो, ना कि आप उनकी एज उनको क्राइम देने में करो, पॉजिटिव काम करो। ठीक है, ये वाली बात बोली। फिक्स द सिस्टम नॉट द चाइल्ड, ये वाली बात बोली राइटर ने। ठीक है, अल्टीमेटली उनको रिहैबिलिटेशन दो, अर्ली इंटरवेंशन करो उनकी लाइफ में। आप जब वो क्राइम कर रहे तभी एंटर हो रहे, उससे पहले उनको एजुकेशन देने वाला काम तब तो आपने इंटरवेंट नहीं करा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट, ये वाली बात बोली राइटर ने। और आज के न्यूज यहां पे खत्म होते हैं और आगे हम और भी न्यूज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।